नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का लॉ एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और फिर से आ गया हूं आप लोगों को इनलाइटन करने के लिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जिसके लिए बच्चे बहुत टाइम से परेशान थे कि हमें सर क्लैट के बारे में पता करना है, लेकिन हमें हिंदी में जानना है। आज का सेशन प्योरली हिंदी पे लेने वाला हूं, सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपको हिंदी में देने वाला हूं और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगले साल से क्लैट का पेपर जो है वो अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि हमारी हिंदी है भाषा, उसके अंदर भी किया जाएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। 2025 आपका है और 2025 का एग्जाम 2024 के दिसंबर में होने वाला है। शुरुआत करूंगा सबसे पहली, और वो आपको यहां स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि भैया क्लैट एग्जामिनेशंस के अंदर कौन कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली, क्या आप एलिजिबल हैं? क्या आप एक्चुअली क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं? अगर आप दे सकते हैं तो सिलेबस क्या होगा, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, यह पता चल गया तो अब यह पता होना बहुत जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। और अगर एग्जाम का पैटर्न पता चल गया तो यह भी पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, तो हमें पता चलेगा कि किसको कितनी तवज्जो देनी है। और जब ये सारी चीजें हैं तो इसके लिए आपको शुरुआत कहां से करनी होगी? शुरुआत करनी होगी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। तो मैं आपको इस सेशन में सारी की सारी डिटेल्स को बताने वाला हूं। एक एक चीज डिटेल में आपके सामने आएगी इस स्क्रीन के ऊपर। आप सिर्फ और सिर्फ अपने 15 मिनट मुझे दीजिए और आपको क्लैट के बारे में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। व्हाट इज क्लैट? क्लैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये बेसिकली एनएलयूज के अंदर, जैसे कोई एक बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो एम्स जाके पढ़ता है, वैसे ही कोई एक इंजीनियर बनना चाहता है तो वो टॉप आईआईटीज में जाता है। लेकिन आपका सपना क्या है? आपका सपना तो है बहुत बड़ा लॉयर बनना, और एक बड़ा लॉयर बनने के लिए आपको जाना पड़ेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर, एनएलयूज। और एनएलयूज के अंदर अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है और वो कहलाता है क्लैट। क्लैट यूजी भी होता है, क्लैट पीजी भी होता है। क्लैट यूजी का मतलब आप 12th क्लास पास करने के बाद में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसको ज्वाइन करते हैं, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, राइट। और अगर आप पीजी एलएलबी पीजी करना चाहते हैं क्लैट के थ्रू, तो फिर आपको कॉलेज मिलती है फॉर योर एलएलएम। अगर आपने लॉ की डिग्री ले ली, आपने एलएलबी कर लिया है किसी भी कॉलेज से, चाहे वो एनएलयू हो या अदर देन एनएलयू, लेकिन आप एलएलएम एनएलयू से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देना होगा पीजी क्लैट। तो हम बात कर रहे हैं आज प्रेफरेबली यूजी क्लैट के लिए, जो बच्चा यूजी की तैयारी कर रहा है उसके लिए। तो आपके लिए कौन सी जगह है जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा? तो ये आपके सामने मैंने स्क्रीन पे एक वेबसाइट रखी है, अगर आपको दिख रहा हो। दिस इज बेसिकली नथिंग बट दिस इज अ क्लैट कंसोरियम्स वेबसाइट। आप क्लैट कंसोरियम की ये वेबसाइट है और यहां पे आपको दिख रहा होगा क्लैट 2024। आपको क्या करना है? आपको इस वेबसाइट पे जाना है, दैट इज consortiumofnlus.ac.in। और यहां पे जाने के बाद में आपको ये वेबसाइट मिलेगी। यहां पे आपको क्लैट 2024 मिलेगा। यू हैव टू टैप ऑन इट। जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे, आप अपना पूरा फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएंगे। अगर आप 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, देन फिल योर फॉर्म्स बिफोर 3rd of November। ये सारी डिटेल्स में मैं आपको अभी दे दूंगा इस पूरे सेशन के अंदर। आज एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कि आपकी रह जाएगी इसके बाद में। टॉप एनएलयूज कौन से हैं? अगर मैं मेरे एवोल्यूशन के हिसाब से बताऊं, जो मैंने आज तक पूरा एनएलयूज को जो स्टडी किया है उसके हिसाब से, तो सबसे टॉप पे है, जो कि हिस्ट्री लीगेसी को लेके चल रहा है आगे, वो है एनएलएसआईयू बैंगलोर। And if you talk about the second number, it would be Nalsar Hyderabad, and then it would be NLU Jodhpur, because NLU Jodhpur के अब के प्लेसमेंट्स और बहुत चीजों में बदलाव आया है, इसीलिए मैंने रैंकिंग में भी इसको थोड़ा ऊपर रखा है। Then is your NLU भोपाल, and then is your NLU कोलकाता, and is your गांधीनगर NLU। ये टॉप के 6 हैं। टॉप 6 का मतलब ये है कि कोई भी एक चीज अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर आप कहीं बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्च आउट करने जाते हैं तो बेस्ट 5 बोला जाता है। मैं एनएलयूज के अंदर टॉप 10 बोलता हूं, और टॉप 10 एनएलयूज के अंदर जाने का मतलब है कि यू गोना गेट ए वेरी गुड एजुकेशन। साथ के साथ में, वैसे एनएलयू तो कोई भी हो, आपको एजुकेशन अच्छा मिलने वाला है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रेस्टीज एंड व्हेन इट कम्स टू द प्लेसमेंट्स एंड व्हेन इट कम्स टू द एलुमनाई बेस, तो ये आपको टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस के बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कि आपके कैरियर ओरिएंटेशन के अंदर बहुत एडवांटेज आपको आगे देने वाले हैं। तो अपना टारगेट तो ये 6 होंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात कर दूं तो एलिजिबिलिटी कौन दे सकता है? तो जो बच्चे ने 12th पास कर ली है, 12th का मतलब है जिसने 12th पास कर ली है, ठीक है। चाहे आपने बीए कर लिया हो, एमएस बीएससी कर लिया हो, कुछ भी, आपने 12th पास करने के बाद ही क्या होगा ना, तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू पास 12th।
तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर आपकी 2024 मार्च अप्रैल के अंदर 12th खत्म हो रही है, दैट मींस अभी आप 12th के अंदर हैं, इफ यू आर अपियरिंग इन 12th क्लास, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में यह भ्रांति है, कंफ्यूजन है कि 12th पास होने के बाद ही एग्जाम दिया जा सकता है क्लैट का। नहीं, अगर आप इस साल 12th में हैं, मतलब 2023 के अंदर आपने 12th ज्वाइन की है और 2024 में आपकी 12th खत्म होगी, तो भी आप 2024 जो एग्जाम है, जो अभी दिसंबर में होगा 2023 के अंदर, उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस। साथ में आपके जो मार्क्स हैं, बहुत नॉमिनल मार्क्स रखे गए हैं। 45% मार्क्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए। जनरल कैटेगरी में SC ST के लिए 40% मार्क्स हैं, जो कि आई थिंक आज के टाइम में किसी भी बच्चे के इतने मार्क्स तो आ ही जाते हैं। अब बात करता हूं सिलेबस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा तो आप ये जान पाएंगे कि पढ़ना कैसे है, किस जगह से शुरुआत करनी है, कितना कितना पढ़ना है। सिलेबस जो है ये बहुत ही वास्ट नहीं है, बहुत सिंपलिस्टिक वे से समझाने की कोशिश करूंगा। आपके 5 पोर्शन होंगे इस पूरे के पूरे क्लैट के एग्जाम में। पहला पोर्शन होगा आपका, जो कि होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें क्लैट जैसे एग्जाम में आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये रीडिंग बेस्ड पेपर होता है। ज्यादा से ज्यादा यहां पे रीडिंग करनी है आपको, तो उसके लिए आपका जो पेपर जो है उसको अगर आप टाइम पे खत्म करना चाहते हैं तो आपके रीडिंग स्किल्स बहुत साउंड होने चाहिए। सो फर्स्ट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, देन इज योर करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग योर जीके। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सिर्फ करंट अफेयर या जीके, करंट अफेयर के साथ में जीके, ठीक है। आगे बात करूंगा लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग का मतलब नहीं है आपको लॉ पढ़ना है, आपको सिर्फ लॉ के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, जो कि अगर आप हमारे पेड के अंदर होंगे तो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए हम आपके सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, चाहे वो क्राइम है, चाहे वो टॉर्ट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सभी को हम आपको वहां पे पढ़ा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली एनालिटिकल, और अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो यहां पे एनालिटिकल बेसिस के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब आपको एनालिसिस करने की जरूरत होती है किसी भी पैसेज को, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपना परसेप्शन, अपना जो रीजनिंग है उसको वहां पे इंप्लाई करते हैं। एनालिटिकली जो है ये यहां पे ज्यादातर देखे जाते हैं क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, तो इट इज नथिंग बट इट इज बेसिकली अप टू 12th क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी जो 12वीं क्लास तक की जो मैथ्स है, चाहे आपके डीआईज हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, सिंपल इंटरेस्ट हो गए, स्पीड एंड इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस हो गए, यही सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल सा होता है, और वेटेज जो है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले डिटेल्ड में सिलेबस जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि आपको क्या क्या चीजें जिनको पढ़ना है। पहली चीज जो कि है आपके रीडिंग और कॉम्प्रीहेंड करने का पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक पैसेज पढ़ा, उसको कितना जल्दी आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, मतलब क्रक्स, उसका सार निकाल लेना है आपको कि कहना क्या चाह रहा था, ये आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स निकालने आने चाहिए कि कंक्लूजन है क्या, अरे कहना क्या चाहते हो, वही आपको उस पैसेज से पूछना है। पैसेज भाई साहब कहना क्या चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। देन इज समराइज द पैसेज, उस पैसेज को समराइज कर लीजिए। मतलब एक 15 लाइन का जो पैसेज है उसको 3 या 4 लाइन के अंदर समराइज कर लीजिए। आप जब अंडरलाइन करेंगे तो 4 से 5 लाइन अंडरलाइन होनी चाहिए, जिससे कि आपको उसका पूरा क्रक्स दिख रहा हो, ठीक है। देन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको डिफरेंट आर्गुमेंट्स दिए होंगे, उनको आपको कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है। मतलब हो सकता है कौन कौन से हैं, पूछ सकता है कि सेम है, कौन कौन से हैं जो कि एक दूसरे से कंट्रास्ट करते हैं। इन सब चीजों को आपको वहां पे इन्फर करने की जरूरत है। एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज के अंदर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, इसलिए आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है, और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करने की हैबिट अभी से डाल लेनी है। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो 2 चीजें हो जाती हैं। पहली, आपके रीडिंग स्किल्स बेटर हो जाते हैं, आपकी वोकैब अच्छी हो जाती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर्स, जो कि मैं डेली आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता हूं सुबह 10 बजे। तो आपके लिए ये भी एक एडवांटेज हो जाएगा कि आप वहां पे जब मेरे साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स आपको पता चल जाएंगे कि कौन से पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर तो 20 पन्नों का है, 20 पन्ने नहीं पढ़ने हैं हमको, मैक्सिमम 6 आर्टिकल पढ़ने एक दिन के, वो मैं आपको सुबह बताऊंगा। 10 से 11 मेरी डेली क्लासेस होती हैं, हम डीप एनालिसिस उसके अंदर करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। देखिए, करंट अफेयर्स का मतलब यह है कि जो भी ऐसा कोई भी अफेयर जो कि अभी रिसेंट के अंदर चल रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड जीके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि भैया ओपेक, आज ही हमने सुबह न्यूज के अंदर पढ़ा कि भैया रिसेंटली जो है, अभी हाल फिलहाल जो है सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या है? इसका इंपैक्ट इंडिया पे डायरेक्टली ये है कि भैया हम जो है
परचेजिंग करते हैं किसकी, क्रूड ऑयल की, फ्रॉम सऊदी अरेबिया एज वेल एज फ्रॉम द यूएई। अगर इनके बीच में डिस्प्यूट्स होगा तो हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किससे लेना है। अगर हम यूएई डिसाइड करते हैं तो सऊदी अरेबिया से दिक्कत हो जाती है, सऊदी अरेबिया से करते हैं तो यूएई से दिक्कत हो जाती है, जैसे भी अभी अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ। अब इससे रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके क्या करना है कि भैया यूपीईसी ये आया कब, तो ये बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960s के अंदर जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। तो जब आप मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे मॉर्निंग के अंदर 10 से 11, तो मैं इसी तरीके से सिर्फ करंट अफेयर नहीं लेता हूं, उस करंट अफेयर के साथ में आपके पुराने जितने भी उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं वो भी वहीं पे आपको करा देता हूं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन इज योर इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी सैंपल पेपर में भी इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन आपको मिला है। लास्ट ईयर फीफा आपको मिला था, लास्ट ईयर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में अगर चला जाऊं तो यहां पे आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, कोई भी ऐसे इवेंट्स जो कि बहुत पुराने हैं और उनका अभी भी कंटिन्यूअसली आप देख रहे होंगे कि उनका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो जैसे अब की बार जो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आपके जो लॉज हैं वो चेंज हुए हैं, बहुत सारे लॉज हैं, आपका सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, चाहे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट है, ये सब में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, तो ये क्या है, इनके सिग्निफिकेंस पहले से है लेकिन अभी करंट के अंदर ये लाइमलाइट हुए हैं। ऐसी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाता हूं, लीगल रीजनिंग, जो कि करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग दो एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके 50% ऑफ पेपर को कवर करते हैं। लीगल रीजनिंग के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, लीगल कॉन्सेप्ट्स को। आपको लॉ याद रखने की जरूरत नहीं कि दफा 302 धारा 302 के तहत कौन सी सजा होती है, कौन सा बेसिकली क्राइम है जो धारा 302 के अंदर बताया गया है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। बेसिकली अगर मैं कहता हूं कि मर्डर, तो आपको मर्डर का बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि पहला है दैट इज एक्टस मेंस रिया। आपके पास जो है कभी भी मर्डर अगर आपको प्रूफ करना है तो मेंटल स्टेट जो है वो प्रूफ करनी जरूरी है कि भैया अगर मैंने किसी को मारा है तो मतलब मेरा माइंड जो है उसने पहले से प्रिपेयर किया है, मैंने प्लान किया उसको मारने का। वहीं पे अगर सपोज मैं किसी कबूतर को मार रहा था और गलती से जो गोली है वो गोली कबूतर के भिड़कर आपके माथे में लग गई और आप मर गए, यहां पे जो मेंस रिया जो है वो मिसिंग है, गिल्टी माइंड, मेरा माइंड जो है वो गिल्टी नहीं है, राइट। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। अगर ये आपको पता होंगे तो जब पैसेज आप पढ़ेंगे उस पैसेज के अंदर से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी, राइट। जब आप पैसेज पढ़ लेते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद क्या करना है, उसके बाद में आपके सामने एक फैक्ट दिया होगा, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में एक पूरी कहानी लिखी होगी। उस कहानी के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रामलाल गिल्टी है या नहीं है, रामलाल ने कोई जुर्म किया है या नहीं किया है। अगर उसने किया है तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, यस, तो दो ऑप्शन होंगे यस के, दो ऑप्शन होंगे नो के। एक यस के साथ में रीजन दिया होगा जो कि पैसेज के साथ में जुड़ रहा होगा, एक यस के साथ रीजन दिया होगा जो कि आपके उस क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट्स दिए होंगे उन फैक्ट से जुड़ रहा होगा, राइट। लेकिन हम फैक्ट्स को एकदम ताजा ताजा पढ़े होते हैं, इसलिए हमको फैक्ट से लगाव ज्यादा होता है क्योंकि उसमें कहानी होती है, उसमें आप इमोशनल टच होता है, इसलिए आप जो है फैक्ट से रिलेटेड आंसर दे आते हैं। करेक्ट आंसर वो होता है जिसकी रीजनिंग जो है पैसेज में से है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पैसेज की जो रीजनिंग होती है उससे रिलेटेड आंसर ही आपका करेक्ट आंसर होता है। इस तरीके से आपको जो है लीगल रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है। लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको पहले ही समझाया था कि एनालिटिकल बेसिस के ऊपर होता है, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे, रीजंस होंगे और वहां से आपको जो है इन्फ्रेंस करके और आपको आंसर्स जो है यहां पे देने पड़ेंगे। ये कुछ आपका सिलेबस है जो मैंने आपके सामने रखा है। एनालॉजीज एंड ऑल के बारे में आप थोड़ा सा आप अपना जरा आइडिया जो है उसको बेटर कर लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो ये पेपर के अंदर बहुत कम आती है, और एक क्वेश्चन अगर आता है तो ये मान लो सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन अगर आता है तो पांचों क्वेश्चन आपको आते हैं, क्यों? क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, डीआई होते हैं, पैसेज बेस्ड होते हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि बच्चा जो है वो माइंडसेट ना कर ले कि भैया मैं तो ये करूंगा ही नहीं, आप ये माइंडसेट मत कीजिए, आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी कीजिए। अगर आपको आने वाला क्वेश्चन पड़ गया तो फिर तो भैया पूरे नंबर है इसके अंदर। और जो टॉप 5 एनएलयूज के अंदर जो बच्चा पहुंचता है उसको जो है एक एज जो लेके जाता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ही लेके जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो एज आप तक रहे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको समझा देता हूं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो बेसिकली 120 मिनट का पेपर होता है, मतलब 2 घंटे का,
2 आवर्स का पेपर होगा आपका, और इसके अंदर 150 क्वेश्चन पहले आते थे जो कि अब बदलकर 150 कर दिए, सॉरी पहले 150 आते थे अब 120 कर दिए गए हैं। मतलब पहले जो पेपर था इसके अटेम्प्ट रेशियो जो होता था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब की बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा बच्चे एग्जाम भी देंगे, क्योंकि पैटर्न को थोड़ा आसान किया गया है। अब 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन ही करने हैं, 150 क्वेश्चन नहीं करने। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और हर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा और हर क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर पे आपके नंबर कटेंगे -0.25। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए मतलब आपका एक सही क्वेश्चन गया, मतलब 0.25 इज योर नेगेटिव मार्किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इंग्लिश के अंदर आपको लगभग 22 से 26 क्वेश्चंस मिलेंगे, रफली 20% जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश से आता है। अगर बात करूं करंट अफेयर्स की तो 28 से 32 क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलने वाले हैं। एक पैसेज होता है, एक पैसेज के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, तो आपका लगभग 25% जो है ये कवर करता है। आपका लीगल रीजनिंग अगेन 28 से 32 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका अगेन 25% कवर करता है। देन इज लॉजिकल रीजनिंग जो कि 20% कवर करता है, जिसके अंदर लगभग आपको 22 से 26 क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 से 14 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, जो मैंने आपको लास्ट में पहले भी कहा था कि भैया बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है, 10% कवर करता है और ये 10% ही एज देके जाता है। तो अगर आप देख लें तो 50% तो आपके 2 ही टॉपिक ले जाते हैं, करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग, और इन दोनों टॉपिक्स के लिए मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको मिलता हूं और वहीं से आपको लीगल के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। तो आप रोजाना 10 बजे से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, देयर वी कैन गो विथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये क्या है बहुत बच्चा मिस कर देता है, और ये क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया इसके ऊपर क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। देखिए पहली चीज तो भैया ये ऑफलाइन हेल्ड होगा, एग्जाम जो है ये ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है ये एग्जाम जो है 3 दिसंबर को होने वाला है भैया, और समय 2 से 4 PM है। तो प्लीज कोशिश करिएगा जब आप मॉक्स और ये सब दे रहे होते हैं तब मॉक्स को ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 के बीच में दीजिए, ताकि आपका मेंटल और बॉडी का जो स्टेट है वो आप बेसिकली अडेप्ट करवा पाए 2 से 4 के बीच में, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम उसी समय पे देना है, तो मॉक्स को भी 2 से 4 के बीच में ही अटेम्प्ट किया कीजिए, ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करता हूं कि भैया एग्जामिनेशंस के लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म आउट हो गया है क्या? बिल्कुल, जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है, और फॉर्म को अगर आप फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज की साइट पे जाना है, जो मैंने आपको बोला था, उसी साइट पे जाके आप फिल कर सकते हैं, और ये 3 नवंबर को बंद हो जाएगा। तो 3 नवंबर से पहले इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और कैसे फिल करना है वो आपको बता देता हूं। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जाएंगे 2024 पे, जब आप क्लिक करेंगे क्लैट 2024 के ऊपर तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, वहां पे वो आपसे पूछेगा रजिस्टर नाउ, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आपसे नाम पूछेगा, आपका ईमेल आईडी पूछेगा, आपसे एक पासवर्ड पूछेगा और आपसे फोन नंबर पूछेगा। ध्यान रखिएगा जो पासवर्ड आपने डाला है वही आपकी आईडी का लॉगिन का पासवर्ड है। फिर उसके बाद में वो आपको एक ओटीपी भेजेगा, आपके जो भी नंबर आपने डाला है फोन नंबर, तो फोन नंबर वही डालिएगा जो आपके पास हो उस समय। आपको वो ओटीपी को प्लग करना है और आपको सबमिट कर देना है। तो फिर एक नई स्क्रीन खुलेगी, वहां पे होगा आपका क्या, दैट इज योर लॉगिन आईडी एंड योर पासवर्ड। तो अब आपका लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड जो आपने वहां पे पासवर्ड डाला था, ये दोनों चीजें डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। यहां पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी है, आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स भरनी है, आपने कौन से एग्जाम दिए हैं। इसके बाद में आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर रिजर्वेशन। आपके पास कौन सा रिजर्वेशन, आपके पास जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन है या फिर आपके पास स्टेट रिजर्वेशन है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टेट रिजर्वेशन देती हैं, डोमिसाइल रिजर्वेशन देती हैं। जैसे बहुत बड़ी खुशखबरी है राजस्थान वालों के लिए, एनएलयू जोधपुर इससे पहले डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं देता था, लेकिन अब की वर्ष से वो भी 25% डोमिसाइल रिजर्वेशन जो है वो दे रहा है। तो लगभग यूनिवर्सिटीज डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगर राजस्थान से हैं तो आप एनएलयू जोधपुर के अंदर जाएंगे जब, तो वहां लिखिए यस राजस्थान डोमिसाइल मुझे चाहिए, तो रिजर्वेशन पे यस भरिएगा। आप कर्नाटका से हैं तो एनएलएसआईयू बैंगलोर में भरिएगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है आपकी, उसके अंदर आप रिजर्वेशन को टैप कर सकते हैं। देन इज योर अदर रिजर्वेशंस। अदर रिजर्वेशंस में आप जनरल कैटेगरी में हैं, या फिर आप SC ST हैं, या फिर आप OBC हैं, या फिर आप EWS PWD जो भी हैं, ये रिजर्वेशंस भी आपको वहां मिलते हैं। आप अपने रिजर्वेशंस को भरिए और साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको अटैच करिए। और एक साथ के साथ एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, ये सारी डिटेल्स बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आपको भरनी है।
बहुत ही माइन्यूटली। और जो आपका प्रेफरेंस लिस्ट है वहीं पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। सो टॉप ऑफ द लाइन टॉप इंस्टीट्यूशंस ही होने चाहिए, डाउन द लाइन डाउन रैंकिंग वाले ही इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भैया मुझे तो चिल करना है तो मैं तो गोवा के पास में लूंगा। अरे भैया जिंदगी भर चिल कर लेना, अभी टॉप कॉलेज ले लेना, ठीक है। सो प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपको टॉप कॉलेज को ऊपर भरना है। प्रेफरेंस लिस्ट का मेरा जो वीडियो है वो ऑलरेडी यहां पे डाला हुआ है, आप जाके मेरे प्रेफरेंस लिस्ट के वीडियो को देख सकते हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द क्लैट एंड ऑल, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे देता हूं। सबसे पहली तो ये है कि आपको लीगल मैटर्स और लीगल अमेंडमेंट्स और लीगल करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से टैप करना है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो आपको इन लीगल कंसर्न्स और लीगल मैटर्स से रिलेटेड चीज़ों को बहुत माइन्यूटली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही लीगल रीजनिंग भी आती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसका बिल जो है वो आ चुका है और अभी बहुत रिसेंटली जो है वो लॉ कमीशन को और स्टैंडिंग कमेटी के पास जा चुका है। अब अगर वो आता है राज्यसभा लोकसभा में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो नया कानून आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो अब इससे रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, राइट। उसी तरीके से अगर हम देखें सिनेमेटोग्राफी एक्ट है या फिर हम देखें अभी रिसेंटली जो हमारा इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट है, इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको लीगल रीजनिंग के अंदर सेक्शन 69A से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, सेडिशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है स्टे लगा रखा सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरीके की चीजों पर रेगुलर बेसिस पे टैप करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि इन टिप्स को फॉलो किया इन बच्चों ने और इन्होंने फॉलो किया तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सीयूटी पीजी के अंदर ये अब एलएलबी करने वाले हैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू से। अब ये लोग जो है ये लॉ करेंगे। नितिन है, बिशन है, साहिल है, गौरी है, विपुल है, रजत है एंड चैतन है। ये सभी बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को और ट्रेंड्स को फॉलो किया और इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की और उस मेहनत का फल ये है कि ये इंडिया के अंदर टॉप रैंकर्स के अंदर से पहुंचे। हमारे होनहार हीरे जो हैं वो आपको यहां देख पा रहे हो। और अगर आपको भी इसी तरीके से अपना जो है नाम जो है रोशन करवाना है अपने घर वालों की नजर में और समाज के अंदर, तो आप तुरंत की तुरंत जो है हमारा हसल बैच जो है जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, प्लीज मेक श्योर अब समय बिताने का आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं बचा है। जितना जल्दी हो सकता है प्लीज आइए ज्वाइन कीजिए। क्लैट 2024 अगर आपका सपना है तो अब एनएलयू का सपना होगा अपना, ये हमारा टैगलाइन है और इस टैगलाइन को हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं हमेशा से और अब की बार भी बहुत तगड़े रिजल्ट्स के साथ हम आएंगे बाहर। और इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि अगर आप यूज करते हैं कोड Y738 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है और ये कोर्स आपको बहुत ही कम पैसे में मिल जाएगा। और अगर आप इसी कोर्स को अगर आप जाके हमारी ऐप से खरीदते हैं, अड्डा की ऐप से, तो आपको यही बैच जो है 9600 में भी नहीं 9120 में मिल जाएगा। इतना बड़ा डिस्काउंट जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज Y738, अगर आप Y738 अगर कोड यूज करते हैं, आई विल बी द पर्सन जो कि आपको गाइड करेगा इनफैक्ट ड्यूरिंग योर काउंसलिंग, इनफैक्ट आफ्टर योर काउंसलिंग, एंड तक आपका सपोर्ट सिस्टम जो है बन के मैं रहूंगा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एडुकेटर। और इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं अब अलविदा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई आपको दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, प्लीज मुझे टेक्स्ट जरूर कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी। जय हिंद, जय भारत।